हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है। एयर इंडिया एक ऐसी कंपनी थी, एक ऐसी भारतीय सरकार की कंपनी थी जो हमारे हवाई यात्रा को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती थी। परंतु आखिरकार वह क्या कारण रहा है जिसकी वजह से भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है, तथा इसी वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, किसको उसने बेचा और कितने रुपए में बेचा। आखिरकार सरकार की यह मजबूरी क्यों बन गई थी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथियों, वीडियो में अब इस बारे में चर्चा करेंगे कि सरकार एयर इंडिया को क्यों बेच रही है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बन गई है भारतीय सरकार की ताकि एयर इंडिया को बेचना पड़ रहा है। तो अगर बात करें सरकार को एयर इंडिया को क्यों बेचना पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल और एक केवल और केवल यही कारण दिखने को मिल रहा है कि एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही है, और वह आज से नहीं, पिछले लगभग 7 से 8 सालों से उसकी यही कहानी रही है। दोस्तों, आपको बता दो, एक घाटा ऐसी चीज़ है, वो भगवान ईश्वर ना करे किसी के हिस्से में भी यह घाटा आए, परंतु घाटा एक ऐसी चीज़ है, वह इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए जानते हैं भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही थी। 2018 और 19 की अगर बात करें तो कंपनी को कुल मिलाकर के 4,424 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल घाटा हुआ था। 2017 और 2018 में कंपनी को 1245 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल घाटा हुआ था। ऐसे में लगातार हो रहे घाटे के चलते कंपनी पर भारी कर्ज हो चुका था। इसी के मद्देनज़र इसे बेचना पड़ा। इससे पहले भी सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की थी। तो साथियों, क्या एयर इंडिया भारतीय सरकार की कंपनी कब से रही है, क्यों भारत सरकार इसको बेच रही है, कब भारत सरकार ने इसको ख़रीदा था, क्यों, किसके तहत, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार की संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है, इसी के बारे में जानेंगे। इसके बीच में हमारी 4 इम्पोर्टेंट हेडलाइट है। जैसे कि 1932 में JRD टाटा ने शुरू की थी अपनी विमान सेवा। दूसरा, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसकी 49% हिस्सा खरीदा। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया गया। चौथा है, टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए लगाई सबसे बड़ी बोली। इन सभी हाइलाइट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो साथियों, अगर बात करूं JRD टाटा एक वह भारतीय है जिनको पूरे भारत में सबसे पहले विमान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। 10 फरवरी 1929 को JRD टाटा को पायलट का लाइसेंस मिला था। टाटा पहले भारतीय बने थे जिन्हें प्लेन उड़ाने का यह लाइसेंस मिला। एयर इंडिया हमेशा सरकारी कंपनी नहीं रही है। साथियों, भारत सरकार ने भी इसी को ख़रीदा था। जानेंगे किससे ख़रीदा था। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से इसे शुरू किया था। तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। 1929 में JRD टाटा को लाइसेंस मिला था और उन्होंने 1932 में एक अपनी कंपनी की स्थापना करी जिसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। शुरू में यह कराची से मद्रास तक वीकली फ़्लाइट सर्विस मुहैया करवाती थी जो अहमदाबाद और बॉम्बे होते हुए जाती थी। साल 1948 में भारत सरकार ने इसे 49% हिस्सेदारी खरीद ली। वो क्या कारण रहा था साथ ही, 1932 में शुरुआत होने की वजह से इसने बहुत अधिक धन कमाया, बहुत अच्छी तरक्की की। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से आपको पता है सन 1939 से 44 तक
द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जैसा कि अभी आपके हाल में ही एग्जाम्पल रहा है, जैसे कोरोना काल में सभी हवाई यात्राएं, आने जाने की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी, ठीक उसी प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो फ़्लाइट की आने जाने की सब सुविधा बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से टाटा एयरलाइंस में को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सन 1953 में सरकार एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास लेकर के आती है, जिसकी वजह से जेआरडी टाटा से मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद लेती है। फिर इसका नाम बदलकर वह टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया इंटरनेशनल कर देती है। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने कितने रुपए में ख़रीदा? अगर बात करें एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि स्पाइस जेट के अजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। माना जा रहा है कि यह ट्रांजैक्शन दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। तो साथियों, इस बात से यह पता चलता है कि टाटा सन्स की कंपनी 1932 में टाटा एयरलाइंस ने शुरुआत की थी। फिर 1953 में इसको एयर इंडिया का नाम दे दिया गया, जिसमें से 80% हिस्सेदारी भारत की थी, केवल टाटा सन्स की 20% हिस्सेदारी थी। परंतु आज 68 साल बाद फिर से यही देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसे एयर इंडिया की घर वापसी कहा जा रहा है। अगर बात करें विमानन कंपनी की, तो साथियों यह 68 साल बाद इसकी घर वापसी हुई है। टाटा समूह ने 1932 में, अभी हमने वर्णन किया इसके बारे में, 1932 में एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत करी थी। वर्ष 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने 49% हिस्सेदारी इसको ग्रहण कर लिया था तथा 1953 में एक एक्ट आया था, जिसकी वजह से इसका लगभग 80 से 85% हिस्सेदारी खरीद ली थी। फिर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया था। इसी के साथ 68 साल बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई है। तो साथियों, जो टाटा एयर इंडिया में काम कर रहे थे कर्मचारी, आखिरकार उनका क्या होगा, इसके बारे में क्या डील हुई है। अगस्त 2021 तक एयर इंडिया के पास 16,000 से अधिक कर्मचारी थे। इनमें से 9,617 परमानेंट कर्मचारी, जिन्हें ग्रेच्युटी के साथ अन्य लाभ मिलता है। एयर इंडिया की बिक्री के साथ टाटा सन्स को एयर इंडिया के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी आदि भी जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो गई है। पहले एयर इंडिया के स्टाफ को आशंका थी कि एयर इंडिया का निजीकरण किए जाने के बाद उन्हें पीएफ में जमा रकम निजी कंपनी के ट्रस्ट में चली जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि एयर इंडिया में जितना भी मौजूदा स्टाफ है वह पीएफ की रकम ट्रांसफ़र करने का टेम्पलेट वही होगा जो अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के निजीकरण में अपनाया जाता है। तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे, उनका जो भी पीएफ वगैरह कट रहा था वह उनके हक में बिल्कुल और पूरा मिलेगा। टाटा सन्स को अगले 1 साल तक सभी स्टाफ को रखना पड़ेगा। अगले साल तक अगर उन्हें नहीं रखना है तो टाटा सन्स उसके लिए वीआरएस ऑफ़र कर सकती है। तो साथियों, टाटा सन्स और भारत सरकार के बीच में इस सौदे के बाद एक डील और हुई है कि वह कर्मचारियों के साथ कैसा करेगी। तो साथियों, मैं बता दूं कि यह डील हुई है कि जो कर्मचारी टाटा सन्स में एयर इंडिया में अभी काम कर रहे थे, उसको 1 साल तक टाटा सन्स को रखना ही होगा। अगर वह उसके लिए उपयुक्त है तो वह आगे उसको कंपनी में रख सकती है, अगर नहीं उसके लिए उपयुक्त है तो वह वीआरएस ऑफ़र कर सकती है। तो साथियों, कैसी लगी है अपडेट, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बने रहिए इसी तरह अगली अपडेट के, मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।